कहानी की शुरुआत में हमें एक नेवी सील टीम दिखाई जाती है जो अपने एक सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए स्कल नाम के एक रहस्यमयी द्वीप की ओर जा रही होती है। यह आइलैंड बेहद खतरनाक और डरावना होता है क्योंकि आज तक कोई भी इंसान वहां नहीं गया होता। पता था कि वह सबको ऐसी जगह ले जा रहा है जहां उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। टीम में शामिल होता है कॉनराड, जो आगे चलकर मुख्य किरदार साबित होता है। उसके साथ एक लोकल लड़की भी होती है जो एक फोटोग्राफर होती है। वह दुनिया को कुछ नया दिखाना चाहती है, कुछ ऐसा जो लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। इन दोनों के अलावा टीम में लगभग 20 नेवी सील जवान होते हैं और उनके साथ एक कमांडर होता है जो गुस्से में तेज लेकिन अपने जवानों के आगे चलने वाला सच्चा लीडर होता है। क्योंकि वे लोग एक गुमनाम द्वीप पर जा रहे होते हैं जहां उनका सामना ऐसे जानवरों से होने वाला होता है जो एक ही झटके में उन्हें जिंदा निगल सकते हैं। उनसे बचने के लिए उनके पास सामान्य हथियारों के साथ साथ भारी गोला बारूद होना भी बहुत जरूरी था ताकि वे किसी भी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से जिंदा बचकर लौटना लगभग नामुमकिन है। वे लोग स्कल आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह चारों तरफ से बेहद डरावने और खौफनाक तूफान से घिरा होता है। जहाज के जरिए वहां पहुंचना बिल्कुल संभव नहीं था। कुछ लोग तो पहले ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मौत का पहला कदम उनके सामने खड़ा है। अंदर जाकर वापस आना तो बहुत दूर की बात थी, वे इस तूफान को ही पार नहीं कर सकते थे। तभी नेवी का कमांडर आदेश देता है कि वह यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। वह कहता है कि जो उसके साथ चलना चाहता है वह चले और जो डरपोक है वह इसी जहाज पर रुक जाए क्योंकि उसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो उसके किसी काम न आ सके। यहाँ तक कि इस मिशन को शुरू करवाने वाला साइंटिस्ट भी घबरा रहा होता है कि यह तूफान कितना भयानक है और क्या वे इसे पार भी कर पाएंगे। पूरा समुद्र समा रहा हो, तेज हवाएं पानी और उसके ऊपर मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच रही थीं। कमांडर के आदेश पर 13 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाते हैं जबकि बाकी 3 हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। लेकिन किसी तरह उस मौत जैसे तूफान से बचने के बाद वे लोग आखिरकार स्कल आइलैंड पहुंच जाते हैं। दूर से देखने पर यह जगह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही होती है लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। फिलहाल सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि वे उस भयानक तूफान को पार करके जिंदा यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की मेहमान है, क्योंकि जिस जगह वे पहुंच चुके थे वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। यह एक ऐसी जगह थी जहां इंसान अपनी मर्जी से तो आ सकता था लेकिन वापस तभी जा सकता था जब यह आइलैंड खुद उसे जाने दे, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से आइलैंड के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वे लोग ऊपर से ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे किसी पार्क के ऊपर उड़ रहे हों। कम होता है, धमाकों की वजह से नीचे मौजूद छोटे छोटे जानवर मारे जाते हैं जबकि कुछ डर कर भाग निकलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनका सामना एक ऐसे विशाल और खूंखार दरिंदे से होने वाला है जो उनके हेलीकॉप्टरों को चींटी की तरह अपने हाथ में मसल सकता है। वे लोग बम गिराते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक सबसे आगे उड़ रहे पहले हेलीकॉप्टर से एक विशाल पेड़ आकर टकराता है। पेड़ का तना सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है और वह तुरंत क्रैश हो जाता है। उसके साथ उड़ देखते हैं और तभी एक सैनिक सीधा उसके खुले मुंह में जा गिरता है। ये मंजर देखकर कमांडर तुरंत ग्राउंड टीम को अलर्ट करता है और उन्हें बताता है कि उनके 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। ग्राउंड टीम तुरंत उन हेलीकॉप्टरों की लोकेशन भेजती है और बाकी सभी हेलीकॉप्टर उसी दिशा में रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर इस आइलैंड के असली बादशाह किंग कॉन्ग पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी विशाल और डरावनी चीज कभी नहीं देखी होती। उनके हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं उड़ सकते थे क्योंकि कॉन्ग इतना बड़ा था कि वह आसानी से उन्हें पकड़ सकता था। इसीलिए वे उसे मार गिराने का फैसला करते हैं। कमांडर के आदेश पर सभी हेलीकॉप्टर किसी और का नहीं बल्कि कमांडर का होता है। जब बाकी सैनिक देखते हैं कि उनके कमांडर का हेलीकॉप्टर भी गिर गया है तो वे किसी तरह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कमांडर किसी तरह हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही कॉन उस हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर दे मारता है जो उसे बचाने के लिए आ रहा होता है। कमांडर ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसके दिल में बदले की आग और भी तेज जलने लगती है। वह गुस्से से कॉन की तरफ देखता रहता है। दूसरी तरफ जो सैनिक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद बच गए होते हैं वे डर के मारे वहां से भाग रहे होते हैं। एक सैनिक कमांडर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और कहता है, हम इस कॉन्ग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसके सामने टिक नहीं सकते। लगभग सभी हेलीकॉप्टर अब तक क्रैश हो चुके होते हैं। कॉनराड दूरबीन से कॉन को देख रहा होता है क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर ग्रुप कम्युनिकेशन टीम के आसपास ही क्रैश हुआ होता है। वह सबको कहता है, हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर रास्ते में कोई जिंदा मिला तो उसे अपने साथ ले लेंगे क्योंकि वह सीधे समुद्र से मिलती है और वही हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। दूसरी तरफ कमांडर अपने सैनिकों से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। वह बार बार पूछ रहा होता है कि अगर कोई जिंदा है तो वह उसकी लोकेशन बताए ताकि वह उसे लेने आ सके।
तभी पता चलता है कि लेफ्टिनेंट चैपमैन अभी भी जिंदा है, लेकिन वह वेस्ट साइड में फंसा हुआ है और वह हिस्सा इस आइलैंड का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। इसी बीच रेडियो सिग्नल टूटने लगता है। सभी हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो चुके होते हैं और अब वे मरम्मत के काबिल भी नहीं रहते। उनके पास भारी हथियार और गोला बारूद भी नहीं बचता, बस कुछ बंदूकें और थोड़ी बहुत गोलियां ही बाकी होती हैं। तभी एक सैनिक अपने साथी से कहता है, हम अभी अभी एक बिल्डिंग जितने बड़े बंदर से हार कर आए हैं और अब उसे मारने के लिए हमारे पास गोला बारूद भी नहीं है। न हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और न ही इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर कमांडर गुस्से में उस साइंटिस्ट के पास जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। वह चीख कर पूछता है, तुमने यह मिशन शुरू ही क्यों किया? इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? क्या तुम हम सबको यहाँ मरवाने लाए हो? साइंटिस्ट घबराकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा जानवर होगा। मैं सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहता था कि दुनिया मेरा नाम जाने कि मैंने कुछ नया खोजा है। इसी वजह से मैंने इस आइलैंड को चुना जहां आज तक कोई नहीं आया था। कमांडर गुस्से से कहता है, अपने नाम के लिए तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी। फिर वह और भी गुस्से में कहता है, तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। पहले उस जानवर को खत्म करूंगा जिसने मेरे इतने सैनिक मार डाले। मैं उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ कॉनराड अपनी ग्राउंड टीम के साथ नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा होता है। सबको उम्मीद होती है कि शायद इसी रास्ते से वे इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा सींगों वाला जानवर बाहर निकल आता है। सभी लोग तुरंत उस पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन कॉनराड उन्हें बंदूक नीचे करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ ही देर बाद वह जानवर खुद ही वहां से चला जाता है। उधर कमांडर और उसके सैनिक अपने लेफ्टिनेंट चैपमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सभी थोड़ी देर रुककर पानी पी रहे होते हैं कि तभी अचानक एक सैनिक के मुंह में बांस जैसा नुकीला डंडा घुस जाता है। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, उनके ठीक ऊपर एक विशाल जंगल की मकड़ी लटकी हुई होती है। वे तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मकड़ी अचानक रियर पर हमला करती है और उसे उठा लेती है। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। मकड़ी उसे ऊपर की तरफ खींच रही होती है। उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वे लोग मकड़ी की टांगें काटना शुरू कर देते हैं। रियर भी खुद को छुड़ाने के लिए चाकू से उसके पैर काटने लगता है। किसी तरह वह उसके चंगुल से बचकर नीचे गिर जाता है। बाकी लोग उस मकड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहते हैं और आखिरकार उसे नीचे गिरा देते हैं। खुद पिछले 28 सालों से जिंदा है और इन्हीं आदिवासियों के बीच रह रहा है। वह टीम को भरोसा दिलाता है कि ये लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वह सबको अपने साथ उनके झोपड़ों में ले जाता है और इस जगह के बारे में बताता है। वह कहता है, यहाँ बहुत सी अजीब और खतरनाक चीजें हैं। फिर वह आगे बताता है, जिस कॉन्ग से तुम लोग भिड़े थे वही इस जगह का असली बादशाह है। वह इन लोगों की हिफाजत करता है। यह आइलैंड उसका घर है और तुम लोगों ने उसके घर पर बम गिराने शुरू कर दिए थे। इसी वजह से वह भड़क उठा और उसने तुम्हारे सभी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। फिर वह असली खतरे के बारे में बताता है। कॉन्ग के अलावा यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत विशाल छिपकलियां हैं जो इंसान को एक ही बार में जिंदा निगल जाती हैं। वह कहता है कि कॉन्ग किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वे छिपकलियां किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे उनके सामने इंसान आए या कोई दूसरा जानवर। कॉन्ग कई बार उन सामान्य आकार वाली छिपकलियों को हरा चुका है, लेकिन उनकी एक लीडर है जो लगभग कॉन्ग जितनी ही विशाल है। वह इस आइलैंड के वेस्ट साइड में रहती है और वही हिस्सा पूरे आइलैंड का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। दूसरी तरफ हमें चैपमैन दिखाई देता है। वह नदी के किनारे बैठा होता है और अपने लिए पानी भर रहा होता है, लेकिन तभी वहां अचानक कॉन्ग आ जाता है। चैपमैन डर कर वहां से भागता है और पास पड़ी अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है। कॉन्ग उसे देख भी लेता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। वह वहीं बैठ जाता है और अपने जख्म देखने लगता है। फिर वह अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ाता है और पानी पीने लगता है। चैपमैन अपनी आंखों से यह पूरा मंजर देख रहा होता है। दूसरी तरफ कमांडर के सिर पर अब सिर्फ एक ही जुनून सवार होता है, कॉन्ग को मारना। वह चैपमैन और उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहा होता है जिसमें भारी गोला बारूद रखा होता है, और वह हेलीकॉप्टर भी वेस्ट साइड में ही गिरा होता है। कमांडर उसी दिशा में बढ़ रहा होता है वो कर सके, लेकिन अकेले उसके लिए यह संभव नहीं होता। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल कॉन्ग हेलीकॉप्टर को उठाकर एक तरफ रख देता है। लड़की उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन कॉन्ग बस उसकी तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे वापस चला जाता है। तभी लड़की को एहसास होता है कि कॉन्ग बुरा नहीं है, बल्कि वह तो मदद करने वाला और हिफाजत करने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे वह उन आदिवासियों की रक्षा करता है। उधर उसके बाकी साथी एक नाव तैयार करने में लगे होते हैं। वे उसे पूरी तरह अपने हाथों से बना रहे होते हैं। हर पुरानी और काम की चीज को इकट्ठा करके नाव में लगाया जा रहा होता है ताकि किसी तरह वे इस आइलैंड से बाहर निकल सकें। उनके पास अब भी 2 दिन का समय बचा होता है। अगर वे नाव बनाकर उसे चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो आसानी से 2 दिनों में आइलैंड के किनारे पहुंच सकते हैं, जहां रेस्क्यू टीम उनका इंतजार कर रही होगी।
दूसरी तरफ चैपमैन अभी भी वेस्ट एरिया से बाहर नहीं निकला होता। वह एक लकड़ी जैसी चीज पर बैठा होता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि वह यहाँ क्यों आया। तभी अचानक वह लकड़ी हिलने लगती है। चैपमैन पूरी तरह डर जाता है क्योंकि जो चीज लकड़ी जैसी दिख रही थी वह असल में एक अजीब सा जीव होता है। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोली लगते ही वह जीव डरकर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही चैपमैन पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे वही विशाल छिपकली खड़ी होती है और अगले ही पल वह एक ही झटके में उसे नोच कर खा जाती है। चैपमैन वहीं मारा जाता है। उधर दूसरी तरफ टीम अपनी नाव तैयार कर लेती है, लेकिन अभी भी सबके दिल में डर होता है कि पता नहीं ये काम भी करेगी या नहीं, जो 28 साल पहले यहाँ क्रैश हुआ था। वे लोग वहां से निकल जाते हैं और किसी तरह कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें सिग्नल मिल जाता है। अब दोनों टीमों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चल जाता है। वे एक फ्लेयर के जरिए अपनी दिशा दिखाते हैं। दोनों टीमें एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होती और कुछ ही देर बाद वे आपस में मिल जाती हैं। कॉनराड कमांडर से कहता है, हम यहाँ से 48 घंटों के अंदर निकल सकते हैं और रेस्क्यू टीम के आने में भी बस इतना ही समय बचा है। लेकिन कमांडर के सिर पर तो बदला लेने का भूत सवार होता है। वह कहता है, मैं पहले चैपमैन को ढूंढूंगा, फिर उस हेलीकॉप्टर को, और मैं कॉन को मारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चैपमैन पहले ही मारा जा चुका है। कॉनराड कहता है, अगर वह हमें 3 घंटे के अंदर नहीं मिला तो हम वापस यहीं आएंगे और नॉर्थ साइड की तरफ निकल जाएंगे और इस आइलैंड को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। कमांडर उसकी बात मान जाता है और सब आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वे लोग वेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चीज ने उन्हें बेहद बेरहमी से खाया हो। तभी उन्हें वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे डरकर पास पड़ी खोखली हड्डियों के अंदर छिप जाते हैं और तभी वहां वही विशाल छिपकली आ जाती है। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद वह वहां से चली जाती है। तब सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। कॉनराड आगे जाने का फैसला नहीं करता। वह ग्राउंड कम्युनिकेशन टीम को लेकर नाव की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। वे हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और उसमें से गोला बारूद निकाल लेते हैं। अब कमांडर एक चाल चलता है। वह किस हलचल होती है और उसमें से एक विशाल और भयानक छिपकली बाहर निकलती है। यही उन सभी छिपकलियों की लीडर होती है, इतनी बड़ी कि सब लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कमांडर अभी भी बटन दबाने की तैयारी में लगा होता है। तभी कॉन को होश आता है और वह अपने विशाल हाथ से कमांडर को वहीं कुचल देता है। बाकी टीम कॉनराड के साथ वहां से भाग जाती है। वे लोग किनारे तक पहुंचकर रुकते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि वह विशाल छिपकली अभी भी उनका पीछा कर रही है। सब लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सैनिक पीछे ही रुक जाता है। वह कहता है, इसे रोकने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी होगी। वह अपने शरीर पर लगे बम को एक्टिवेट कर देता है और उसका इंतजार करने लगता है। फिर वह छिपकली बाकी लोगों के पीछे भागने लगती है। तभी अचानक पहाड़ों की तरफ से कॉन्ग उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद छिपकली कॉन्ग पर भारी पड़ने लगती है, क्योंकि कॉन्ग पहले से ही बुरी तरह जख्मी होता है और जंजीरों जैसी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाता। छिपकली फिर से टीम का पीछा करना शुरू कर देती है। तभी ग्राउंड कम्युनिकेशन टीम का एक सदस्य नाव से उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब छिपकली सीधे उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक उनकी गन खराब हो जाती है। उसी वक्त कॉन किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। वह तेजी से छिपकली पर हमला करता है और उसे उठाकर पहाड़ से दे मारता है। लेकिन उसी दौरान ऊपर खड़ी वह लड़की पानी में गिर जाती है। कॉन उसे गिरते हुए देख लेता है। वह तुरंत पानी में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी वह विशाल छिपकली फिर से कॉन्ग पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार कॉन्ग उसका अध्याय हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वह लड़की को एक सुरक्षित और सूखी जगह पर धीरे से रखता है। कुछ पल तक वह उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी आंखों में जैसे हमदर्दी और इंसानियत साफ झलक रही होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वह सिर्फ इस आइलैंड का राजा ही नहीं, बल्कि इसकी हर जिंदगी का रखवाला भी हो। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।